Hello students. Hello beta, good afternoon everyone. Okay. Hello everybody. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Okay. ठीक है. Good afternoon everyone and welcome once again to the third lecture of relations and functions. Hello students. My name is Diksha Sharma and I would like to welcome again all of you to the third lecture. Right? Start करते बेटा आज third lecture को. I hope सबने join कर लिया है. Sound नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? Okay. बेटा am I audible or not? कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं. ओके, एम आई ऑडिबल? थैंक यू दीपाली फॉर द रिस्पांस. ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. आज जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है बेटा ये. आज हमें क्या पढ़ना है? क्लास इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे आज हम लोग. दूसरा बेटा आज कुछ एसजीआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस करेंगे. थर्ड टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिर लास्ट में कुछ फंक्शंस के बारे में. ओके तो बेटा आज बिल्कुल हमें ये चीजें पढ़नी. इक्विवेलेंस क्लास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी मैम एनसीईआरटी कवर होगी या नहीं होगी. आज पढ़ाएंगे बेटा. आयुष तो शुरू ही हुई है क्लास, ये पढ़ाने वाली हूँ. ये डाउट मैंने काफी बच्चों का देखा था कि मैम इक्विवेलेंस क्लास किसे कहते हैं वो बता दीजिए. तो वो आज बेटा आज की क्लास में कवर होना है. दूसरी बात, काफी बच्चों के माइंड में कंसर्न्स था कि मैम एनसीईआरटी कवर हो रही है कि नहीं हो रही है. मैंने बेटा ये बार बार अपडेट किया है. साउंड इज लो. Okay, let me check beta, just give me a minute. Okay, beta am I audible now? आवाज आ रही है क्लास? ओके बेटा एम आई ऑडिबल? सारांश कोई रिप्लाई करेगा? ओके बेटा, थैंक यू. तो बेटा काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस थे कि मैम ये कवर होगी कि नहीं होगी, एनसीईआरटी कवर होगी, आर डी शर्मा कवर होगी. तो बेटा आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ जो हमें कवर करना है. ठीक है, रेंज भी कवर होगी, परेशान मत हो. ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक है, और ये फिर उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बेटा रेंज कवर हो जाएगी, डोंट वरी. स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और जब मैंने उस स्लाइड पे क्वेश्चन दिया था देयर वाज एन एरर. कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई किया था बट ऑन द नेक्स्ट डे आई हैव रेक्टिफाइड इन द चैट सेक्शन की क्वेश्चन क्या था. ठीक है, तो बेटा आज पहले हम लोग उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लें एक बार. जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आई थिंक सब लोगों ने कर लिया है. कर आए हो सब लोग? ओके क्या होमवर्क क्वेश्चन था बेटा, कोई बताएगा मुझे? 3 साइन. ओके क्वेश्चन था, एक बार होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने होमवर्क में दिया था. क्वेश्चन था 3 साइन स्क्वायर रूट के अंदर पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट वाज पाई जो पहले एक्स से प्रिंट हो गया था. ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर. बेटा इसका रेंज कैलकुलेट करना था. तो जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा? रेंज के लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है डोमेन क्या होगी. ठीक है, डोमेन का अगर हम लोग देखेंगे तो डोमेन क्या है सबसे पहले कैसे देखेंगे? जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा बेटा, जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा तो स्क्वायर रूट देखते तुरंत बत्ती जलनी चाहिए क्या? कि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. बहुत बढ़िया. पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बेटा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 लेस देन इक्वल टू 0 से माइनस साइन चेंज किया. ठीक है, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, फिर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस अंकित, इज अ लाइव लेक्चर. बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू 0. ये हमारी डोमेन आ गई. तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4. बेटा ये अपनी डोमेन आ गई. ठीक है, अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि डोमेन क्या होगी सो आंसर इज माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4. लेकिन डोमेन नहीं पूछी थी, रेंज पूछी थी. अब हम रेंज पे चलते हैं. आपका जो एक्स है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा. बेटा हमने देखा एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया बेटा तो ये हो जाएगा 0 से पाई स्क्वायर बाय 16 के बीच में. ठीक है, अब पाई स्क्वायर, यस बेटा सब कुछ सिलेबस में है अमन. ठीक है,
0 से लेके पाई स्क्वायर बाय 16। अब बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा पाई स्क्वायर बाय 16 दोनों तरफ ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे भी कर दिया, पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16 एंड पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 बेटा। तो ये आपका हो गया पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0। ठीक है, अब बेटा हमको क्या था, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये हो गया बेटा 0 से पाई बाय 4, यानी कि जो आपका ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला बेटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में। अब क्या लगाना है, साइन लगाना है, साइन लगा लो, तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, साइन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन 0 इज 0। ठीक है, अब उसके बाद बेटा क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अपॉन रूट 2, 3 साइन पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 0। तो आपकी जो रेंज आ गई वो आ गई 0 से 3 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये अपना क्या था बेटा, होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन ने डिस्कस कर लिया है। फाइन, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो हमें कवर करना है। मैंने बेटा डाउट सेक्शन में देखा बहुत सारे बच्चों को रेंज रिगार्डिंग क्वेश्चन में डाउट था, स्पेशली क्वाड्रेटिक वाले, कि जब भी मैम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ रहा है रेंज निकालने के लिए तो उसमें डाउट आ रहा है। ठीक है बेटा, मेरा फर्स्ट सजेशन तो ये है कि आप उस लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आज भी मैं कुछ रेंज रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसके आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं क्वाड्रेटिक वाला करके दिखाऊंगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो अभी रिलेशंस के बाद, हमारा 1.2 एक्सरसाइज में फंक्शंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं 1 on 2 into। बेटा मैं बार बार ये हर लेक्चर में रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए मैं आज अच्छे से बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, आज हम इक्विवेलेंस क्लास के बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। वो ग्राफ्स बेटा जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे, अब उसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको ग्राफ्स में पढ़ाऊंगी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये सब हम 11th में पढ़ कर आए हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कराऊंगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपके 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी लो या एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस लो, उन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पे, सिग्नम ऑफ एक्स पे बेटा, मॉड्युलस ऑफ एक्स पे। अगर वो चीजें मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी ना, तो आपको 1.2 एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी चैलेंज नहीं होगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में, ताकि थ्रू आउट जब पूरी मैथमेटिक्स चले, कभी भी मॉड्युलस आ जाए, कभी सिग्नम आ जाए, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, हमारी गाड़ी नाट के। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस। तो अभी 2 लेक्चर मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ, अभी 2 लेक्चर लगेंगे हमें एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले। समझ आ गया, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले मैं 2 लेक्चर्स लूंगी इन ग्राफ्स को समझाने में, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ग्राफ्स क्या क्या होते हैं, सिग्नम क्या होता है। उसके बाद हमारा शुरू होगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो 1 into on 2 है। तो अभी आपको जो करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है विच इज 1.1। क्लास के एंड में मैं एक बार होमवर्क दूंगी कि आर डी शर्मा से क्या कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, वो चीजें मैं कवर करूँ। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट परेशान मत हो कि मैम ये क्या चल रहा है। 2 लेक्चर चलेंगे अभी ऐसे, ताकि आपकी पूरी मैथमेटिक्स में कोई इशू ना हो। अगर मैं ये नहीं करा के 1.2 पहले कराऊंगी तो आपसे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डेफिनेटली रुक जाएंगे बेटा। वहां क्वेश्चन पूछे गए हैं सिग्नम पे, वहां क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। ठीक है, तो इस पे एक बार हम रिवाइज कर लें तो कंफर्टेबल हो जाओ। ओके चलो ठीक है, तो अब बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो आज शुरू करना था इक्विवेलेंस क्लास। काफी बच्चों का कंसर्न था इक्विवेलेंस क्लास हमने नहीं पढ़ा है, और इक्विवेलेंस क्लास बेटा मैं अब पढ़ाती हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास है क्या, प्लीज बेटा बहुत ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ एक बार समझ लो, और यहां से फिर मैं जब बोलूंगी लिखना है तो लिखना है। ठीक है यश, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। बेटा आपका कैपिटल ए है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, कैपिटल आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैपिटल आर क्या है बेटा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि एक ए
उसी का एलिमेंट है। जैसे सेट ए है बेटा अपना, ठीक है, सेट ए में x1 x2 x3, एक ए भी बैठा है, x4, बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे हैं ऐसे, ठीक है। एक सेट ए में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बैठे हैं। इस एलिमेंट्स में एक एलिमेंट अपना कौन है, ए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये अपना एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, लेट ए बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए, इसी सेट ए का एक आर्बिटरी एलिमेंट है, ए उठा लेते हैं, ठीक है। द एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए, बाकी एलिमेंट जो इस सेट के हैं x1 x2 x3 x4, बाकी के जितने एलिमेंट्स है सेटिस्फाइंग x रिलेटेड टू ए, वो सारे एलिमेंट्स हम लोग इसमें लेंगे जहां पे x की वैल्यू a से रिलेटेड है। क्या है बेटा, a से रिलेटेड है। आवाज नहीं आ रही है, am I not audible properly? ऐसा बाकी सब बेटा सबके साथ इश्यू है क्या, सुजीत के अलावा? ओके ठीक है, बाकी सबको विजिबल है, क्लियर ऑडिबल है मेरी आवाज क्लियरली? पहले बता दो बेटा एक बार क्विकली फटाफट से। नवीन प्रॉब्लम है? ओके वॉइस लो है, ओके लेट मी चेक बेटा वंस अगेन। ओके कुछ बच्चे कह रहे प्रॉब्लम नहीं है, ओके ऑडिबल, ओके बेटा ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल चेक इट एंड टेल यू। ओके ओके साक्षी, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो बेटा मैंने बोला कि ए सब में प्रेजेंट है, आई ट्राई टू, मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ओके तो बेटा यहाँ पे मैंने बोला कि ए इन सभी में जो एलिमेंट्स है उसमें से एक ऐसा एलिमेंट है, तो जब मैं समझना x रिलेट टू ए, अगर मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, समझना बेटा बहुत ध्यान से, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हैं एंड x कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है। बहुत ध्यान से, ये अजीब लग रहा है पहली बार में, बिल्कुल समझना। हम अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए निकालेंगे बेटा, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए निकालते वक्त वो सारे एलिमेंट आएंगे सेट ए के जो कि ए से रिलेटेड है। कौन कौन से आएंगे? जो ए से रिलेटेड है वही सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। समझ आया आपको? क्लियर है क्या? बोलो बेटा, ये चीज क्लियर है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मैं निकालूंगी तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे बेटा जो एक्स ए से रिलेटेड है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जो एक्स और ए से रिलेटेड हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? प्लीज बता दो, नोट कर लो बेटा, क्या ये चीज क्लियर है? बताऊंगी नहीं क्या? 7th क्वेश्चन, रुक जाओ। ओके चलो, ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, पहले समझना अच्छे से बेटा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बेटा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, सुनना बेटा प्लीज ध्यान से देख लो, समझ लो बेटा। इस चीज को समझाने का तरीका और समझ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझो पहले ध्यान से। एक बेटा ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम में विराट कोहली बैठा है, धोनी बैठा है, डिविलियर्स बैठा है, मैक्सवेल बैठा है, रिकी पॉन्टिंग बैठा है, रोहित शर्मा बैठा है, जडेजा बैठा है। समझना, एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर ये सारे के सारे प्लेयर्स बैठे हैं। ये भी समझ में आ जाएगा बेटा, इसको मैं समझा दूं, पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो जितने एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर सारे के सारे प्लेयर्स बैठे हैं, विराट कोहली, धोनी, डिविलियर्स, मैक्सवेल, रोहित शर्मा, जडेजा एंड रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। अब अगर हमें बात करें कि अगर मैंने विराट कोहली को इक्विवेलेंस क्लास बना ली है, मैंने क्या बनाया कि विराट कोहली की इक्विवेलेंस क्लास बना रही हूं, पहले समझ लो अच्छे से। तो मैं क्या करूंगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ विराट कोहली, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। मैंने क्या रिलेशन डिफाइन किया है, x belongs to this set A, where हमने क्या रिलेशन बनाया बेटा कि जो विराट कोहली और दूसरा प्लेयर होगा, where x कॉमा विराट कोहली आर फ्रॉम सेम कंट्री। समझना ध्यान से कि विराट कोहली और जो दूसरा प्लेयर है वो सेम कंट्री से होना चाहिए, ठीक है। समझ लो बेटा बहुत ध्यान से कि एक पूरा अपना स्टेडियम था, बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हैं, रिकी पॉन्टिक बैठा है, धोनी बैठा है, डिविलियर्स बैठा है, मैक्सवेल बैठा है। समझना बहुत ध्यान से, मैंने कहा विराट कोहली को भाई तो अपनी इक्विवेलेंस क्लास बना। इक्विवेलेंस क्लास बनाने के लिए मुझे रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्या था कि वही प्लेयर आएंगे, जो दो प्लेयर वही उस रिलेशन में आएंगे, दोनों सेम कंट्री से होने चाहिए, ठीक है। तो एक प्लेयर तो विराट कोहली हो गया। अब इस सेट में, इस रिलेशन में, इस इक्विवेलेंस क्लास में वही लोग आएंगे जब दूसरा प्लेयर जो भी होगा और विराट कोहली दोनों सेम कंट्री से होने चाहिए।
अगर दोनों सेम कंट्री से हैं तो इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, अगर वो सेम कंट्री से नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएंगे। तो मैंने पहला देखा विराट कोहली के बाद धोनी। क्या धोनी और विराट एक टीम में थे कभी? है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में, तो धोनी आएगा। लेकिन डिविलियर्स नहीं आएगा। उसके बाद मैक्सवेल नहीं आएगा। नेक्स्ट रोहित शर्मा आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन रिकी पॉन्टिंग नहीं आएगा। अगर मैं इसके बाद जडेजा की बात करूं तो जडेजा भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जडेजा आएगा, गुड। तो यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ विराट कोहली में कौन कौन आया? धोनी आया, रोहित शर्मा आया, जडेजा आया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ विराट कोहली में वो सारे प्लेयर्स आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा रिलेशन? कि विराट कोहली और दूसरा प्लेयर जो भी है फ्रॉम द सेम कंट्री होना चाहिए। अगर दोनों सेम कंट्री से हैं तो इस सेट में आएंगे, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या बोलता है? इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जब x और a रिलेशन से बिलोंग करते हैं। अब बताओ बेटा किस बच्चे को डाउट है? नहीं डाउट है? लिख लो इसको, क्विकली लिख लो बेटा, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है। ओके, थैंक यू प्रथम, फटाफट से नोट कर लो बेटा, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है। राइट डाउन क्विकली, डेफिनेशन पार्ट लिखना है और इतना सा बस, ये एग्जांपल नहीं लिखना है। विराट कोहली ये सब। आर्बिट्ररी मतलब बेटा कोई भी एक नंबर, सडनली कोई भी एक नंबर को आर्बिट्ररी नंबर बोलते हैं, ठीक है। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा। हैप्पी बर्थडे बाद में डिस्कस कर लेना, एक दूसरे को क्वेश्चन कर ले। फटाफट से नोट करो बेटा, इक्विवेलेंस क्लास नोटेड। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन से। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना कि इक्विवेलेंस क्लास से कैसे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। प्लीज लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। समझना बेटा, एक रिलेशन r है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली बात किस पर है? z सेट पे, जो कि इंटीजर्स का सेट है। किसका है बेटा? इंटीजर्स का सेट है। तो ये कहता है कि रिलेशन क्या बोलता है? a कॉमा बी वेयर 2 डिवाइड्स a माइनस बी। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है बेटा a कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, हमें बोला है कि रिलेशन दिया हुआ है, वो ये बोल रहा है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसमें ये बोलता है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, कि 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0 एंड 1। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो हमें बोला है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड 1 निकालिए, ठीक है। तो बेटा मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालना शुरू किया, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का मतलब क्या है? कि वो एलिमेंट आएंगे, कौन से? वो एलिमेंट आएंगे वेयर 2 डिवाइड्स x माइनस 0। सिमिलरली कि वो एलिमेंट्स आएंगे जहां पे 2x माइनस 0 को डिवाइड करता है, क्योंकि एक एलिमेंट तो क्या हो गया आपका? x हो गया, दूसरा एलिमेंट हमें निकालना है, तभी तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो या तो हम ऐसे बोले या बेटा ऐसे बोले, क्या? कि वो एलिमेंट्स आएंगे यहां पे, वो एलिमेंट्स आएंगे वेयर a कॉमा 0 बिलोंग्स टू 1। या तो ऐसे बोल लो कि a कॉमा 0 में रिलेशन को बिलोंग करेगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे, बहुत बड़ी इवन नंबर आएगा, शाबाश। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो बेटा मैंने पहला नंबर बोला, एग्जांपल उठाया 0, तो बेटा एक नंबर तो 0 फिक्स है। अगर दूसरा नंबर मैं लेती हूँ 0, तो 0 माइनस 0 आएगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब 2 डिवाइड्स करता है 0, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 यहाँ पर आएगा। क्लियर है? बोलो बेटा। 1 की बात करूं, अगर मैं 1 की बात करती हूं तो 1 माइनस 0 करने पे आएगा 1, एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 यहां पर आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर लेती हूं मैं 2, ठीक है। 2 अगर हमने लिया तो 2 और 0 को सब्ट्रैक्ट किया, आया 2। 2 इज डिविजिबल बाय 2, होता है कि नहीं? अगर 2 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 2 आएगा बेटा, प्लस 2 भी आएगा और माइनस 2 भी आएगा, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहा है।
नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहा। क्लियर है? बहुत बढ़िया भावना। अगला कौन आएगा बेटा? +-4, क्योंकि सारे इवन नंबर्स ही आएंगे। इवन को इवन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जाके वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगला +-6, अगला +-8। इस तरीके से हमने निकाल दिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। बोलो बेटा किसको डाउट है इसमें? पूछो फटाफट से। कोई चैलेंज, कोई दिक्कत? समझ आई बात? मोनू समझ में नहीं आ रहा। देख बेटा, मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना सिखाती हूँ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे निकाला जाता है कि मैं बेटा वो सारे एलिमेंट्स लूंगी जो 1 के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो 1 के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे एलिमेंट्स इस इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। अगर मैं लेती हूँ 0, समझना, तो एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 0। 1 - 0 करने पाया 1, 1 0 2 से डिविजिबल नहीं है तो 1 इधर नहीं आएगा, 0 यहाँ नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 - 1 करने पे कितना आया? 0। 0 अगर डिविजिबल है 2 से तो 1 आएगा, +-1 आएगा, +-3 आएगा, +-5 आएगा, +-7 आएगा, +-9 आएगा। क्योंकि बेटा 1 एक ऑड नंबर है, ऑड को ऑड से सब्ट्रैक्ट करोगे तब इवन आता है। समझना बेटा, ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 तो 2 आएगा, तो हमेशा इवन आता है। ठीक है, तो ऑड को ऑड से सब्ट्रैक्ट करने पे इवन आएगा, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में सारे आएंगे ऑड नंबर, इक्विवेलेंस क्लास में ऑफ 0 में आएंगे सारे इवन नंबर। तो ये हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाल दिया बेटा 0 और 1 का। कोई चैलेंज प्लीज बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल आ सकता है सुजित, 1 ही आ सकता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में 1 आएगा। बहुत बढ़िया हर्ष, आशुतोष, एक्सेलेंट। कोमल, नहीं समझ आ रहा बेटा? बेटा ऑड को ऑड से माइनस करेगी तो इवन आएगा, और इवन 2 से डिविजिबल होता है, तो अगर 1 का एक नंबर है तो दूसरा ऑड ही होना पड़ेगा, क्योंकि 1 में ऑड माइनस करेगी तब जाके एक नंबर आएगा जो 2 से डिविजिबल है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लिया है। क्या बेटा यहां तक समझ आ गया? आ गया तो फटाफट से नोट कर लो। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। फटाफट से नोट करो इक्विवेलेंस क्लास हमने कैसे निकाला। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये, प्लीज क्विकली नोट करना। बिल्कुल आ सकता है बेटा नेगेटिव अंकिता। रीजन ये है कि बेटा इंटीजर्स पे है ये, ठीक है, इंटीजर्स पे है, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं तो हम उसको थोड़ा ना भूल सकते हैं। ओके, रिलेशन कैसे नहीं बना बेटा, रिलेशन गिवन है, ठीक है, रिलेशन गिवन है इसीलिए ऐसा हुआ है। ओके चलो बेटा बढ़ते आगे। आई होप नोट हो गया। ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट पे। क्या प्रॉपर्टी है? वो ये लिखी हुई है, an important property of an equivalence relation। equivalence relation की important property क्या है कि divides the set into pairwise disjoint subsets। ये क्या करती है बेटा? जिस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है उस सेट को पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स में सेपरेट करती है, और उन सबको मिलाने पे, और उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। अभी हमने सीखा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है, और उन सबका यूनियन करने पे होल सेट मिल जाता है। मतलब जैसे आपका एक सेट ए है, ठीक है, इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा एक बार देख लेना, ठीक है, मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ जैसे पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि a, b 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है, तो मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकाला था और बेटा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाला था। देखो, तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालती हूँ तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कौन आने चाहिए मैम? सारे इवन नंबर आने चाहिए। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था कि कौन सा रिलेशन है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो अब आपका कौन कौन आ जाएगा? 0, यहाँ पे -2 नहीं है, तो बेटा आपका रिलेशन में जो है उसी को तो उठाओगे, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। बेटा सारे के सारे इवन आएंगे, पिछले क्वेश्चन में किया था। अब जब मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालूंगी तो बेटा हमने क्या किया था? सारे ऑड नंबर आए थे। देखो सारे के सारे क्या आए थे? ऑड नंबर आए थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही है बेटा। तो यहाँ पे कौन आएगा? 1 3 5 7 9। अब ये क्या बोलता है कि दो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने सेट्स में डिवाइड किया है बेटा? 2
सेट्स में, कितने सेट्स में डिवाइड किया है? 2 सेट्स में। एक आया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, एक आया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 2 सेट्स में किया है। क्या बेटा इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? प्लीज बताओ, क्या बेटा इसमें कुछ कॉमन है क्या? प्लीज टेल मी क्लास। नहीं है ना, एक में सारे इवन है, एक में सारे ऑड है। तो अगर एक में सारे इवन है, एक में सारे ऑड है, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। और अगर इंटरसेक्शन नहीं है, अगर इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। पढ़ा था हमने क्लास 11 में, जब 2 सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता डिसजॉइंट कहलाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। जब 2 सेट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी ने यही बोला था कि ये डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करती है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट्स को 2 डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करती है, उसको हम इस प्रॉपर्टी में कह रहे हैं। अगर बेटा मैं इन दोनों का यूनियन निकाल दूं, मान लो ये A1 सेट है, ये A2 सेट है, प्लीज ध्यान से देखना। तो A1 यूनियन A2 करूं, बेटा इनका यूनियन करने पे क्या आएगा? सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मैंने इनका यूनियन किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं? बोलो बेटा। तो अगर सारे एलिमेंट्स आ गए और ये किसके बराबर है? सेट ए के। किसके बराबर है? सेट ए के। बहुत बढ़िया। तो यही प्रॉपर्टी बोली है कि यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, सारी इक्विवेलेंस क्लासेस को अगर मैं यूनियन कर दूं, इकट्ठा रख लूं, तो वो क्या होगा? सेट ए के बराबर होगा, जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया है। आ गई बात समझ? बोलो बेटा कंफर्टेबल? नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया? बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा अंकिता। तो प्लीज क्विकली नोट कर लो इस इंपॉर्टेंट नोट को, फटाफट से नोट करो बेटा। नोट हो गया? डिसजॉइंट है, बिल्कुल होगा साक्षी। कंफर्टेबल क्लास? समझ आ गया ये सब चीजें क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई बात नहीं बेटा, रिड्यूस्ड हो गया, समझने में क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई दिक्कत? ओके आर्यन, थैंक यू बेटा। ठीक है, ओके नोटेड। आई होप नोट हो गया प्रॉपर्टी। ओके मयंक, थैंक यू बेटा। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये क्वेश्चन है बेटा फिर से आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना, समझ लो। इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। बेटा ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है? नेचुरल नंबर पे। डिफाइन अ रिलेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। किस पे डिफाइन किया है? m कॉमा n पे, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं, और n रिलेटेड टू m है। रिलेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे n कॉमा m है बेटा, रिलेशन बोलता है n and m gives the remainder less than 5 on डिविजन बाय 5। बेटा ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझना पहले अच्छे से, प्लीज रिस्पॉन्ड बाद में, पहले समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन ने क्या बोला? इफ ऑन डिविजन बाय 5, इफ ऑन डिविजिबल बाय 5 ईच ऑफ द इंटीजर्स n and m, दोनों जो इंटीजर है, लीव्स द रिमाइंडर लेस देन 5, दोनों की दोनों नंबर 5 से डिवाइड होने पे आपको क्या देंगे? रिमाइंडर 5 से छोटा देंगे। ये क्वेश्चन है कि दोनों की दोनों 5 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर देंगे वो 5 से छोटा देंगे। ये रिलेशन है। रिलेशन समझ आ गया? क्या बोला है बेटा कि m and n gives the remainder less than 5 on divisible by 5, दोनों की दोनों नंबर 5 से डिवाइड होने पे आपको जो रिमाइंडर देंगे वो क्या होगा? 5 से छोटा होगा। ये रिलेशन बोला है, तो वही एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। क्या रिलेशन क्लियर है? प्लीज समझा दो बेटा फटाफट से। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या प्रूव करना है? कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहली चीज। दूसरी बात, ऑब्टेन द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। सारे के सारे डिसजॉइंट सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 2 क्वेश्चन है बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में भी आ चुका है जो नेक्स्ट सवाल में कराने जा रही हूँ। पहले इसको समझ लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि हम यहाँ पे वो पेयर लेंगे,
अगर मैंने m और n लिया है तो m और n 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर दे वो 5 से छोटा दे। मतलब यह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो हमें वो तो ऑड पेयर लेने हैं जो 5 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर दे वो 5 से छोटा दे। आगे बात समझ में, 5 से छोटा आना चाहिए। अब यहाँ पे 5 से छोटे रिमाइंडर पॉसिबल है 0, 1, 2, 3, 4। उसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले तो प्रूफ करना है कि इक्वलेंस। अब इक्वलेंस होने के लिए क्या पढ़ा था इन द फर्स्ट लेक्चर, फटाफट से याद करो कि रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए। अगर कोई रिलेशन तीनों है तो उस केस में वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी जो बोल रहा है। रिफ्लेक्सिव, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स नेचुरल नंबर है, सॉरी जो सेट है जो रिलेशन है वो डिफाइंड नेचुरल नंबर पे, इंटीजर्स पे नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैंने एक एलिमेंट लिया 1 तो दूसरा भी 1 होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। क्या बेटा 1, 1 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, बताओ। 1 को अगर 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 1 को फिर से 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसका मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4 क्या सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्ट इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, प्लीज बता दो। बेटा लो वॉइस, कुछ बच्चे लो वॉइस कह रहे हैं, कुछ बच्चे हाई, क्या प्रॉब्लम है बेटा, मुझे क्लियरली बताओ क्या आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर, एम आई ऑडिबल, लो साउंड है, आधों को लो आधों को फास्ट, ऐसे कैसे प्रॉब्लम है बेटा, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या, पक्का लो साउंड, अगेन जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, 1 मिनट दो फिर। आवाज आ रही है क्लास, नाउ मैं ऑडिबल, 1 मिनट तो बेटा, बस टेक्निकल आ रहा है चेक कर रहे हैं, एम आई ऑडिबल, नो इश्यूज, पक्का। लो, कोई लो कह रहा है कोई हाँ कह रहा है, कैसे हो बच्चों यार, एक चीज नहीं बताते हो, कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसे क्लास में, एक चीज बोलो बेटा। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर है, वॉइस प्रॉपर है, ओके थैंक यू बेटा, ओके डन, चलो बस बेटा कुछ बच्चे हैं कुछ नहीं है, ठीक है, वॉइस ऑडिबल है, थैंक यू, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या बोला कि अगर हम 1, 1 की बात करें, समझना फटाफट से, ठीक है, कि n और m जो रिमाइंडर देंगे वो 5 से छोटा होगा। 5 से छोटे का मतलब 1, 2, 3, 4 और 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने 1 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, इस 1 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1, 1 होगा। सिमिलरली 2, 2 भी होगा, सिमिलरली 3, 3 भी होगा, तो सारे के सारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कोई चैलेंज, फटाफट से बता दो, कंफर्टेबल, ओके। अब हमने पढ़ा दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़ा था कि अगर a, b है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए, ये पढ़ा था हमने कि अगर a, b r से बिलोंग करता है तो b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि 5, 6, समझना ये r से बिलोंग करता है, तो बेटा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 6 को 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 1, तो दोनों के दोनों जो रिमाइंडर दे रहे हैं वो 5 से छोटा दे रहे हैं, क्योंकि 5 से छोटा रिमाइंडर दे रहे हैं तो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, हाँ या ना। अगर रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो 5, 6 बिलोंग्स टू r है। सिमेट्रिक होने के लिए 6, 5 को भी r से बिलोंग करना चाहिए, चेक कर लिया। तो अगर मैं 6, 5 की बात करूं तो ये भी r से बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल होगा। 6 क्या रिमाइंडर देगा 1, 5 क्या देगा 0, तो 1 और 0 दोनों रिमाइंडर किससे छोटे हैं
5 से, इसका मतलब अगर 5,6 आर से बिलोंग करता है तो 6,5 भी आर से बिलोंग करेगा। उस केस में ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? प्लीज बता दो, बोलो क्लास, समझ आ गया? रिमाइंडर 1 लविशा बेटा, अगर आपको 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, आगे डिवाइड ही नहीं होगा ना, ठीक है? ओके तो बेटा ये हो गया 6,5। बेटा ऐसे ही लिखना है, रिफ्लेक्सिव लिख के 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक लिख के 5,6 आर से बिलोंग करता है, 6,5 भी आर से बिलोंग करता है। अगर आप चाहो और प्रॉपरली तो यू कैन राइट इन दिस वे, 5 and 6 लीव्स रिमाइंडर 0 and 1 when divided by 5। ये जो रिमाइंडर दे रहे हैं वो 0 और 1 देंगे जब 5 से डिवाइड होंगे, तो आपने लिख लिया, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करूं बेटा, मैंने आपसे बोला 11,7 आर से बिलोंग करता है एंड 7,5 भी आर से बिलोंग करता है। कैसे? 11 क्या रिमाइंडर देगा बेटा? 1। 7 क्या रिमाइंडर देगा? 2 जब 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ 7 क्या रिमाइंडर देगा? 2 और 5 क्या रिमाइंडर देगा? 0। तो क्योंकि 1 और 2 दोनों 5 से छोटे हैं तो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। बेटा 2 और 0 दोनों 5 से छोटे हैं तो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। समझ लो बेटा, बार बार रिफ्लेक्सिव आता है, प्लीज लुक एट द बोर्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पे 11 और 7 5 से डिवाइड होने पे 5 से छोटे रिमाइंडर दे रहे हैं। सिमिलरली 7 और 5 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है छोटा, 5 से छोटा, इसलिए ये दोनों आपके रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो ट्रांजिटिव बोलता है कि 11,5 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 11,5 रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो क्लास, 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 1 और 0 आ रहा है, यानी कि ये भी आपको रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका 11,5 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो आपका ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो यहां तक तो अपना ये क्वेश्चन निपट गया है कि इसको इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, ठीक है? अब हम देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? ऑल्सो ऑब्टेन द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। डिसजॉइंट सबसेट्स बताइए। डिसजॉइंट सबसेट जो भी प्रॉपर्टी पड़ी थी किसको था? इक्विवेलेंस क्लासेस। डिसजॉइंट सबसेट्स मतलब कौन कौन सी पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लासेस है वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। समझ आ रहा है? वो सारी चीजें बतानी है जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो जो बन सकती हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। अब बेटा आपने बोला जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर? 0 1 2 3 4। ये 5 पॉसिबल वैल्यूज है रिमाइंडर की। बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, क्या बोला उसने? हम इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी जिसको हम डिसजॉइंट सबसेट्स कह रहे हैं। तो जब हमने 5 से डिवाइड किया तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर? 0 1 2 3 4। यही पांचों वैल्यूज है। तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं वो सारे एलिमेंट। अब मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकाला। देखना बेटा, जब मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकाल रही हूं तो मैं वो सारे एलिमेंट्स लिखूंगी जब 5 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देते हैं। समझ आ रहा है? जो 5 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देते हैं वो हम लेंगे। जब हमने दी बेटा 5 रिमाइंडर आता है कि कभी 5 से डिवाइड होने पे? लकी 5 से डिवाइड होने पे हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, तो हम 0 को लेंगे। तो 0 को जब हम लेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 0 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। बेटा ये कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितने दे रहे हैं? 0। हमने निकाला है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, या क्योंकि 0 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए वो सारे एलिमेंट सब लोग लेंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो 5 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर कौन कौन देता है? 0 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। यहां तक समझ आई? प्लीज बता दो बेटा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 समझ आ गया? क्विकली टेल मी यस और नो, फटाफट से। बिल्कुल भावना, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरा नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स लेंगे
जो 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहे हैं, क्योंकि 1 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता है, तो वो सारे लेंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देते हैं। तो पहला कौन सा होगा? 1। अगला 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। अगला क्या होगा बेटा? 11। अगला क्या होगा बेटा? 16। अगला क्या होगा? 21, 26 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बेटा अगला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जो बेटा बताओ जो 2 रिमाइंडर देते हैं 5 से डिवाइड होने पे। क्विकली बता दो। बहुत बढ़िया लग गया, आंसर देना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछ रही हूँ कि 2 रिमाइंडर देंगे, वो आंसर बता दो फटाफट से। 2 रिमाइंडर, 2 बेटा तुम लोग 1 पढ़ के हो अभी तक, वो बताइए एलिमेंट जो 2 रिमाइंडर देंगे 5 से डिवाइड करने पे। बहुत बढ़िया, 7, शाबाश, 7 और 2, बहुत बढ़िया, 17, 22, वेरी गुड पार्थ, एक्सीलेंट बेटा अंश, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे 2, 7, 12, 17, 22, 27 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 फटाफट से, जो 3 से डिवाइड होने पे हमको रिमाइंडर 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 3 दे, वो बताइए, क्योंकि 3 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 3 देती है। तो वो सारे आंसर्स बताने हैं जो 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 3 देते। क्विकली आंसर बता दो मुझे, क्विक। 3 रिमाइंडर, 3 बेटा, 3 रिमाइंडर, वेरी गुड मनु, बहुत बढ़िया। 3, 8, 13, 18, 23, 28, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। अब वो एलिमेंट्स बताइए जो 4 रिमाइंडर देते हैं 5 से डिवाइड होने पे। क्विकली 4 पे पहुंच चुके, 4 पे गाड़ी आगे बढ़ गई, पीछे रह गए आंसर्स में अभी। बहुत बढ़िया, शानदार विवेक, अंकित, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ वो एलिमेंट जो 4 रिमाइंडर देते हैं 5 से डिवाइड होने पे क्या होंगे? क्विकली 4 रिमाइंडर 4 की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, आंसर दे चुके बहुत सारे बच्चे। 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे डिसजॉइंट सबसेट्स निकाल दिए, मतलब सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल दी हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। आगे बेटा क्वेश्चन समझ में कंफर्टेबल? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसमें सजेशन फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो क्विकली। क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आप फटाफट से नोट करना चाहो नोट कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम फटाफट से लिखने के लिए, क्विक लिख लो बेटा इसको फटाफट से। बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल? ओके, नोटेड? ओके मयंक, थैंक यू बेटा। आप ये वाला नोट कर लो, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्लासेस नोट कर लो बेटा फटाफट से क्विकली। ट्रांजिटिव कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिव कैसे है, डिसजॉइंट सबसेट्स कैसे हैं, क्विकली नोट कर लो। कुछ भी ले सकते बेटा, सिमेट्रिक कुछ भी ले सकते हैं, हार्ड नहीं लगेगी बेटा। प्रॉपरली क्लास सुनोगे, लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे साथ साथ में। नोटेड? ओके ठीक है बेटा, ओके थैंक यू क्लास। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं आपको बेटा 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ओरल आंसर है, ओरल, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लेट z be the set of integers and r be the relation defined in z such that if a minus b is divisible by 3। ये बेटा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है जब a माइनस बी 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है बेटा? 3 से डिविजिबल है। तो आपको ये बताना है जो रिलेशन आर होगा वो कितने पार्टीशन में सेट z को डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करेगा। क्विकली आंसर, जस्ट सब पहले पढ़ा था कि उतने डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करती है। क्या आंसर होगा बेटा? 1 2 3 4 क्विकली आंसर कर दो। व्हाट इज द आंसर? 3। एक्सीलेंट दामिनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मयंक, 3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही बेटा। 3 से डिविजिबल होने पे जब अभी 5 था तो 5 क्लास बनी थी। 3 होगा तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर? 0 1 2, यही पॉसिबल आएंगे, 3 ही पॉसिबल रिमाइंडर है। अब उसने कहा डिविजिबल बाय 3 तो 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। उसके बाद इसने बोला है इंटीजर से तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 की बात करूं तो प्लस माइनस 1
प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 13 एंड सो ऑन। इधर कौन आ जाएंगे बेटा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 14, जैसे पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आ गए बेटा, 3 आपके पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स आ चुके हैं। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज बेटा फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से। यस बेटा, क्लियर है, हो गया, नोट हो गया बेटा, ओके। ठीक, तो आई होप बेटा आंसर आ गया सबका, ठीक है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। तो 3C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आवाज आ रही है बेटा मेरी, हेलो, एम आई ऑडिबल, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे मैम डोमेन क्यों पढ़ रहे, रेंज क्यों पढ़ रहे, देखा ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है कि इसका डोमेन निकालिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट डोमेन, पढ़ा था कि डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट देखा, इसका आंसर बेटा फटाफट से आप लोग पहले बता दो क्विकली कि इसका डोमेन मैं आपसे पूछूंगी तो कैसे निकालोगे क्विकली। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द ऑप्शन बेटा, कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आंसर में होगा, जल्दी, विच ऑप्शन, बैंक ए, ओके, हिमांशु बहुत बढ़िया, दिव्यांश, सचेत ऑडिबल ए, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ बोला है कि कौन सा होगा, तो हमने सबसे पहले देखा स्क्वायर रूट के अंदर बैठा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको देखते ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की याद आई क्या, बिल्कुल आई, शाबाश। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तुमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। अगर मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 माइनस 1 लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आंसर क्या आ गया, x लेस देन माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आ गया, नोट हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, इतने सारे बच्चे आंसर्स दे चुके हैं, नोट तो हो गया इसका मतलब, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत बढ़िया। तुषार, तुषार सी ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, सी ऑप्शन क्यों होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना है, पॉजिटिव चेक करना है, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इसकी डोमेन निकालिए। देखा बेटा क्वेश्चन पढ़े हैं आपके, इस सारे के क्वेश्चन डोमेन रेंज निकालने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है, और आप लोग कह रहे थे हमें क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे निकालना बेटा क्विकली मुझे फटाफट से बता दो, व्हाट इज द आंसर, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया सचेत, तुषार एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देख के बेटा क्या क्लिक करेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने पहले बैलेंस आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं साइन और इक्वलिटी बदल जाती है, तो बेटा ये आपका हो गया a प्लस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बना ली, माइनस 5 प्लस 5, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 से बड़ा लोगे पॉजिटिव आएगा, माइनस 5 से 5 के बीच में नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस 5 टू प्लस 5, नेगेटिव चेक करना था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से बता दो बेटा, समझ आ गया,
ओके बहुत बढ़िया जुनैद, कंफर्टेबल, नोट कर लो बेटा क्विकली, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो गया? ओके बहुत सारे बच्चों का आंसर्स भी आ चुके हैं। ब्रैकेट ब्रैकेट बेटा माइनस और 5 इंक्लूडेड है, अगर माइनस और 5 और 5 इंक्लूडेड होगा तो ब्रैकेट लगेगा ना। ओके नोट, गुड। अगला क्वेश्चन, सेट f टू टू इंफिनिटी अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको बोला है कि इसकी रेंज निकालिए। क्या निकालिए बेटा? इसकी रेंज निकालिए। रेंज का मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब बेटा मुझे थोड़ा सा बताना था, ये क्वाड्रेटिक आ गया, प्लीज ध्यान से देखना। एक मेथड लास्ट क्लास में बताया था, जो बच्चे बहुत सारे अनकंफर्टेबल थे, समझ लो बेटा, काफी बच्चों को डाउट था मैम क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में रेंज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों को कंसर्न था मैम हमने क्लास 11th में भी एक तरीका पढ़ा है जिसके अंदर हम रेंज निकालना जानते हैं। ठीक है आशीष, समझ लो बेटा, बोर्ड पे देख लो भी। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो दो तरीके, एक तरीका जो हमने लास्ट क्लास में सीखा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दूसरा तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ कि काफी बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। दूसरा तरीका एक सिंपल सा है, हमने क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा था बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। तो पैराबोला ग्राफ की अगर मैं बात करूं दो तरीके से होता था। अगर a ग्रेटर देन 0 होता था तो कर्व ओपन अपवर्ड, और बेटा अगर a लेस देन 0 होता था तो कर्व ओपन डाउनवर्ड। पढ़ा था ये? देखो थोड़ा सा मैं 11th का वाला बता रही हूँ। तो अगर a ग्रेटर देन 0, a क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये क्वाड्रेटिक है आपकी और मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो हम ये देखेंगे a अगर ग्रेटर देन 0 कर्व ओपन अपवर्ड, बेटा a लेस देन 0 कर्व ओपन डाउनवर्ड। क्लियर? इस पॉइंट को बोलते थे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी बाई 4a। तो वर्टेक्स यहां पर है तो ये भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस कैपिटल डी बाई 4a। ये आपके पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स होते थे, वर्टेक्स के, सॉरी। अब मैं आपको बोलूं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई 4a। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव इंफिनिटी। ये कब होगा बेटा? जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज यहां पे क्या हो जाएगी? माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। कब? जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है? माइनस इंफिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रेंज की तो रेंज हो जाएगी इस केस में माइनस इंफिनिटी से माइनस कैपिटल डी बाय 4a। व्हाट इज कैपिटल डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे समझ में? बोलो क्लास। ये दो तरीके हैं जिससे हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ा था हमने 11th में, मैंने उस ग्राफ से बता दिया है। एक मेथड लास्ट क्लास में बताया था और एक मेथड ये है। अब इसमें बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब समझना बेटा, इसकी रेंज देख रहे हैं। इसकी रेंज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसकी रेंज निकालनी है। a की वैल्यू 1, b माइनस 4, c हो गया बेटा 5। a की वैल्यू 1 है जो बेटा ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो कर्व ओपन अपवर्ड। तो रेंज क्या पड़ी थी अभी? माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे कैपिटल डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? माइनस 4। a की वैल्यू बेटा 1, c हो गया 5, ये हो गया 16, 20 माइनस 4। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20। तो यहाँ पे जो रेंज हो गई दैट इज माइनस डी इज माइनस 4। 4 a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू कितनी है? 1 अप टू इंफिनिटी। तो बेटा आपका आंसर कितना हो गया? 1 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन था 1 टू इंफिनिटी? ऑप्शन नंबर बी। इजी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a लेस देन 0 है तो आप ये रेंज हो जाएगी, खत्म, सिंपल। ठीक है, कि अगर a ग्रेटर देन 0 है बेटा आदित्य तो रेंज है माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी, सिंपल। a लेस देन 0 है तो रेंज है माइनस इंफिनिटी से माइनस कैपिटल डी बाई 4a। इतना दिमाग में रख लो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? कंफर्टेबल? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला है बेटा, अगेन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रेजेंट है ये बोर्ड का क्वेश्चन, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना है हमको और आंसर बताना है। यहाँ पे वापस से बेटा क्वेश्चन है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। क्या निकालना है क्लास? इक्विवेलेंस क्लास निकालना है सबसे पहली बात। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास 2,5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से समझा दूंगी मैं एक बार क्वाड्रेटिक वाला रेंज, पहले इस पर फोकस करो बेटा। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपने कोई चीज समझी नहीं समझ में आई तो एक बार रिपीट कर लेना बेटा, लेक्चर्स आपके पास इसलिए तो अवेलेबल है, एक बार बैक जाना, रिकॉर्ड देखना, फिर नहीं समझ में आए तो फिर मैं क्लास में बता दूंगी। ओके, आप भी थोड़ा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, समझ में आ गया? अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, सेट ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 9। आपको सेट ए में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए। जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस ए से प्रेजेंट है, वो क्या बोलता है? डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। समझना बेटा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है। रिलेशन क्या बोलता है कि आपका ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है। ये कब है बेटा? जब क्या आपको बोला है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, a प्लस डी की वैल्यू अगर b प्लस सी के इक्वल आती है, उस केस में आपका a प्लस डी बराबर b प्लस सी होगा। आई समझ में? यस अर्चना, a बी रिलेटेड टू c कॉमा डी बेटा तब है जब आपका a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी आ जाए, ये तब होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ने बोला है कि ये रिलेशन है। बेटा क्वेश्चन क्या है ये समझ आ गया है? प्लीज बता दो चैट पे फटाफट से, क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया कि कौन से दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे। ए कॉमा बी सी कॉमा डी कब आएगा? जब ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर होगा। थैंक्स जगदीप, समझ आ गया राज, निमिषा, ओके बेटा, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन है बेटा, आप इसको बड़े मजाक में चल रहा है, कितनी बार कुछ बच्चे बेटा क्यों इस तरीके से कर रहे हो, समझ लो ये बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क भी नहीं दे सकती, समझ लो अच्छे से। वापस समझा दी तो कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में, जैसे हमने पढ़ा था रिलेशन में दो एलिमेंट्स आते थे ए कॉमा बी, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स ही दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब है? जब ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो, तो इस रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, समझना, अगर मैंने बोला 1,8 रिलेटेड टू 1,8 है क्या? समझना, 1,8 कोई भी नंबर ले लो, 1,8 रिलेटेड टू 1,8 कब है बेटा? जब 1 प्लस 8 और 8 प्लस 1, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 1, बी कितना है? 8, सी 1, डी कितना है? 8। प्रॉपर्टी बोलती है ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो जाए। ए इज 1, डी इज 8, बी इज 8, सी इज 1, 9 बराबर 9 आ गया क्या? बोलो बेटा, समझ आ गया कि ये आपका 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब 1,8 1,8 से रिलेट करेगा। प्लीज बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, बोलो क्लास, क्या ये समझ में आया कि 1,8 1,8 से कैसे रिलेटेड है? जब क्योंकि 1 प्लस 8 करने पे 1 प्लस 8 आ रहा है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 8, तो यहाँ पे 1 प्लस 8 8 प्लस 1 के बराबर आ रहा है, 9 बराबर 9 क्या आ रहा है? वेरी गुड भावना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो ये चीज समझ में आ गई कि 1,8 1,8 से रिलेटेड है। अगर 1,8 1,8 से रिलेटेड है तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव होगा। सही यस और नो? पक्का समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सिमेट्रिक की बात करूं, समझना बेटा, अगर मैंने लिया 1,4, ठीक है, तो यहां पे ले रही हूं मैं 5,8। अब मुझे बताओ क्या ये 1,4 और 5,8 रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं? ये बताओ, पहले आप सबसे पूछ रही हूं मैं कि 1,4 क्या 5,8 से रिलेट करता है? ये बता दो। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग a प्लस डी बराबर b प्लस सी होना चाहिए। तो 1,4 और 5,8, यस और नो? क्विकली
नेसेसरी है नहीं है बेटा साक्षी? ये रिफ्लेक्सिव था इसलिए नेसेसरी हो गया बेटा। सिमेट्रिक होगा बिल्कुल होगा जुने। ध्यान से देखो, मैंने आपसे पूछा है 1,4 एंड 5,8। बेटा ए की वैल्यू कितनी है 1, बी 4, सी कितना है 5, डी कितना है 8। प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आना चाहिए। a प्लस डी करने पे b प्लस सी आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो a कितना है 1, d कितना है 8, b कितना है 4, c कितना है 5, 9 बराबर 9 आ गया क्या? बोलो क्लास, 9 बराबर 9 आ गया। a प्लस डी बराबर b प्लस सी आ गया। से यस और नो? बहुत बढ़िया लविशा, एक्सीलेंट शिवानी, बहुत बढ़िया, करेक्ट, एक्सीलेंट प्रशांत। तो आपका ये 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब 1,4 5,8 रिलेशन से बिलोंग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? समझ आया? अगर ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि 5,8 1,4 से करना चाहिए। अब मुझे बताओ 5,8 और 1,4, बेटा क्या बोला है 5,8 और 1,4, क्या 5,8 1,4 से रिलेशन से बिलोंग करेगा? प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया अंकिता, 5,8 1,4 से रिलेट करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। 5 प्लस 4 करने पे 8 प्लस 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू अगेन 9। इसका मतलब सेम नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं निखिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 1,4 5,8 बिलोंग कर रिलेटेड था तो 5,8 1,4 से रिलेटेड है। इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्या बात समझ में आ गई है? क्विकली आंसर बता दो मुझे। समझ में आ गया बेटा? बोलो क्लास, पक्का? ओके, थैंक यू बेटा। अब चेक करना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। यस बेटा सिमेट्रिक होगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने लिया लाइक 1,4 रिलेटेड टू 2,5, ठीक है। और बेटा मैं ले रही हूं 2,5 रिलेटेड टू 3,6। ध्यान से देख लो बेटा, ये मैंने लिया एक ऑर्डर्ड पेयर, ये मैंने लिया बेटा दूसरा। अगर ये दोनों पहले ही चेक करो रिलेटेड है कि नहीं, इसी रिलेशन से कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बता दो बेटा। a प्लस डी बराबर b प्लस सी, यहाँ पे 1 प्लस 5 बराबर 4 प्लस 2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6, बिल्कुल आ रहा है। 2 प्लस 3 करने पे, सॉरी 2 प्लस 6 करने पे हमें क्या करना है 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 करने पे 5 प्लस 3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये भी 6 है, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं? अगर ये रिलेटेड है तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि 1,4 3,6 से होना चाहिए। तो 1,4 और 3,6 चेक कर लिया जाए तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। क्योंकि दोनों को ऐड करने पे a प्लस डी बराबर b प्लस सी करने पे 7 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये भी रिलेटेड होंगे। इसका मतलब 1,4 रिलेटेड टू 3,6 है। इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। क्या हो गया बेटा ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंस। तो आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये आपने प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस होगा। क्या बेटा यहां तक समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। क्लियर? देव क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर से ट्रांजिटिव बेटा, ट्रांजिटिव वापस से घुमाओ लेक्चर। देखो ट्रांजिटिव क्या था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, तो इसका फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए बेटा। छोटू राम से छोटा है और राम मोहन से छोटा है तो छोटू मोहन से छोटा होगा, वही वाली बात है, ठीक है। कंफर्टेबल? ओके। अब बेटा क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी क्या कि वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। ये तो इंपॉर्टेंट था कि 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 2,5 की। तो बेटा कैसे निकालेंगे वो देख लो आप, ठीक है। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो बेटा वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें a, b, वेयर a, b रिलेटेड टू 2,5। यही पढ़ा है हमने इक्विवेलेंस क्लास का मतलब।
इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना है 2,5 का, तो वो पेयर आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां पे 2,5 ए, बी से रिलेट करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 2,5 रिलेटेड टू होना चाहिए ए, बी। प्लीज बेटा ध्यान से देखो, तो अगर ये रिलेटेड है, कब पॉसिबल है? जब 2 प्लस बी बराबर 5 प्लस ए आना चाहिए। हमने पढ़ा है रिलेशन में, रिलेशन तो यही है कि 2 प्लस बी करने पे 5 प्लस ए के इक्वल आ जाए, वही ऑर्डर्ड पेयर इस इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। सही है सर? नो बोलो बेटा, समझ आ रहा है क्या बोला इसने? 2 प्लस बी करने पे 5 प्लस ए के इक्वल आ जाए तब आएंगे, हाँ या ना? अब यहां पे अगर मैंने ए की वैल्यू उठाना शुरू करी, बेटा मैं अगर ए लेती हूं 1, सुनना बेटा, हमें यहाँ पे, अब मुझे आप लोग बताओ, पहले इक्विवेलेंस क्लास बताओ उसका, कि अगर मुझे 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो ए की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी तो 2 5 प्लस 1 हो गया 6। 6 कब आएगा? जी बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो यानी कि यहाँ पर जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो 1,4 आएगा। प्लीज देख लो बेटा आएगा क्या? 2,5 के साथ नंबर कुछ भी ले सकते हैं निखिल, रिलेशन भूलना नहीं है। ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। यहाँ पे 2 प्लस बी करने पे 5 प्लस ए की इक्वल आया, तो वही ए और बी लेने हैं जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई। बहुत एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया हर्ष, शानदार बेटा, दिल खुश कर दिया तूने तो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आस्था। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 5 प्लस 1 आएगा 6। ए की वैल्यू 1 लेने पे 5 प्लस 1 6, तो 2 प्लस 4 6, तो ये बराबर आ गया, इसीलिए 1,4 आएगा। समझ आया? बहुत बढ़िया तेजस्वी, एक्सीलेंट। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा बेटा? ए की वैल्यू 2 ले ली, 2 और 5 7 हो गया, तो 7 कब आएगा जब बी कितना होगा? 5। बहुत बढ़िया, 2,5। अगला बेटा ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3 लेने में 5 3 हो गया 8, तो 2 के साथ कितना लेना पड़ेगा? 6। बहुत बढ़िया, 3,6। अगला ए हो गया 4, 5 4 हो गया 9। 9 कब आएगा? तब 2 में क्या ऐड करेंगे? 7, तो 2,4,7। अगला बेटा 5 लेंगे, 5 5 10, तो 5 के साथ कौन आएगा? 8। बहुत बढ़िया, 5,8। अगला बेटा 6, 5 प्लस 6 11, तो 2 में क्या ऐड करूं? 11 9। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ए की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? ए की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ कितनी? 7, 5 7 12, तो 12 कब आएगा? जब 2 में कितना ऐड करेंगे? 10। बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू अगर मैंने ले ली यहाँ पे कितनी? 5, तो बी की वैल्यू हो गई 10। क्या 10 आ सकता है क्या? चेक करो, 10 था क्या? 9 तक था, 10 नहीं था बेटा, तो 10 वाला हम हटा देंगे, 9 है 10 तक नहीं है, इसका मतलब ये 5,10 रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आया? तो आपका ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई बेटा जो हम निकाल रहे थे। और भी हो सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं पुष्कर, 7,10 इसलिए नहीं आएगा बेटा, 10 सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 सेट में प्रेजेंट नहीं है प्रवीण, इसीलिए 7,10 नहीं आएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके अब बेटा फटाफट से इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ चुका है, किस तरीके से करना है वो देख लो, क्विकली नोट कर लो इसको फटाफट से। नोट करो, फटाफट से नोट कर लो बेटा। थैंक यू मीत, थैंक यू बेटा। 10 नहीं होगा पराग, इसलिए नहीं होगा बच्चा क्योंकि 10 सेट में नहीं है, हम वही एलिमेंट तो उठाएंगे जो सेट में होगा। ओके आयुष, थैंक यू बेटा, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड अंकिता, नोटेड। ओके बच्चों नोट हो गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्क्रीन का फटाफट से नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, तो बहुत जरूरी सवाल है, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल, ठीक है, कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। प्लीज नोटेड क्लास, क्विकली इसको नोट कर लो कि ये कैसे इक्विवेलेंस क्लास है, क्या है। ओके बच्चों नोट हो गया, शाबाश, बड़ी क्विकली नोट किया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब बेटा ये अगला सवाल, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन किसका है बेटा? योर एनसीईआरटी 1.1 का है।
एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। देख लो बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो आज जब मैं होमवर्क दूंगी ना इस एक्सरसाइज से, तो ये वो क्वेश्चन हो सकता था जो आपका डाउट होता, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ले लिया। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब फटाफट से देख लें, प्लीज बेटा क्वेश्चन देखना। शो दैट द रिलेशन कैपिटल R in the set 1 2 3 4 5 given by relation mod of A minus B is even। किया तो था ऐसा, यहां तक तो हम कर लेंगे। is an equivalence relation। show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज ज्यादा देखो। ठीक है, अब बेटा सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि पहले तो इसको इक्विवेलेंस करना है, एलिमेंट्स यहीं से उठाने हैं, दैट इज वेरी इजी। देखना बेटा, मुझे बोला है रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी करने पे इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? इवन आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, अब बेटा अगर मैं इसमें लेती हूँ तो पहला मैं अगर 1 उठाती हूँ तो बेटा 1 कॉमा 1 आएगा, यस, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे 0 0 एक इवन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर 1 के साथ मैं अगर 2 ले सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 करने पे 1 आएगा, इवन नहीं होगा। ठीक है, 1 कॉमा 3 लेंगे क्या? 1 कॉमा 3 मतलब 3 माइनस 1 करो या 1 माइनस 3 करो, माइनस 2 का मॉडुलस 2 होगा, इवन होगा। सिमिलरली 1 कॉमा 5 आएगा बेटा, 1 कॉमा 4 नहीं आएगा, 1 और 4 को माइनस करने पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 कॉमा 5 तक था, फिर 2 से शुरू करते हैं, 2 कॉमा 1 नहीं आएगा, 2 कॉमा 2 आएगा, 2 कॉमा 3 नहीं आएगा, 2 कॉमा 4 आएगा, 2 कॉमा 5 नहीं आएगा, 2 कॉमा 6 है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 ले ले बेटा, यहाँ पे बेटा 3 के साथ शुरू करें, 3 कॉमा 4 नहीं होगा, 3 कॉमा 1 होगा, बिल्कुल होगा, 3 कॉमा 2 नहीं होगा, 3 कॉमा 3 होगा, 3 कॉमा 4 नहीं होगा, 3 कॉमा 5 होगा। क्लियर? अब शुरू करते हैं बेटा 4 से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट बच्चे यार, किसने आंसर दिया ये? बहुत बढ़िया, ऑड माइनस ऑड इवन, वेरी गुड सुनीत। ठीक है, उसके बाद बेटा कौन सा? 3 वाले हो गए, फिर 4 उठा लेते हैं। 4 की अगर हम बात करें, 4 कॉमा 1 नहीं होगा, 4 कॉमा 2 होगा, 4 कॉमा 3 नहीं होगा, 4 कॉमा 4 होगा। फिर 5 की बात करें तो 5 कॉमा 1 होगा, बिल्कुल, 5 कॉमा 2 नहीं, 5 कॉमा 3 एंड 5 कॉमा 5। तो बेटा ये आपने आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें कैसे रिलेशन निकाला है? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, बेटा रिफ्लेक्सिव जरा चेक करो, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, बेटा 4 कॉमा 4 है, 5 कॉमा 5 है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4 और 5 कॉमा 5 बिलोंग करता है आर से। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये कैसा हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है बेटा? सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो बेटा, यहाँ पे 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी है। देखो ध्यान से, सिमेट्रिक की बात कर रही हूं। सिमेट्रिक ने क्या बोला कि अगर 1 कॉमा 3 आर से बिलोंग कर रहा है तो 3 कॉमा 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 1 कॉमा 5 है तो 5 कॉमा 1 भी है बेटा। ठीक है, बिल्कुल भावना, एक्सीलेंट बेटा। 2 कॉमा 4 है तो 4 कॉमा 2 भी है। तो हम ये कह सकते हैं क्या ये सारे के सारे क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। प्लीज बोलो, बोलो बेटा, क्या सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे? हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पे b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट। व्हाट इज द सेट? सेट क्या था आपका? a। कि सेट ए में से कोई भी एलिमेंट उठा लो। यस बेटा अंकिता, थैंक यू, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके, नया नहीं करा रही हूं मैं। ठीक है, अगला हमें करना है, क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करूं बेटा तो यहां पे मेरे पास
अगर मैं देखूं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से 1,5 है, 5,1 है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका 1,5 रिलेशन से बिलोंग करता है एंड 5,1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो बेटा 1,1 भी रिलेशन में है कि नहीं, है कि नहीं बेटा? तो ये आपका क्या ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो दिस इज ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव भी है तो ये कैसा रिलेशन हो गया? इक्वलेंस। कैसा रिलेशन हो गया बेटा? इक्वलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन तो इक्वलेंस हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। Show that all the elements 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other. क्या बोला है कि बेटा एक सेट है A जिसमें है 1, 3, 5, एक सेट है B जिसमें है 2 और 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला है कि 1, 3, 5 को मैंने एक सेट A बना दिया, बेटा 2, 4 को मैंने एक सेट B बना दिया। अब मैं बोल रही हूं बेटा ट्रांजिटिव होगा, समझ लो पहले, एक क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, अब बेटा उस हमको बोलना है कि भाई ये प्रूव करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये प्रूव करो। तो बेटा बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे? 3 - 1 करने पाएगा 2, 2 इज एन इवन। 5 - 3 करने पाएगा 2, 2 इज एन इवन। 1 - 3 करने पाएगा -2 इवन। 3 - 5 करने पाएगा -2 इवन। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो बेटा कैसे? 1, 3, 1, 5, 3, 5। ठीक है, उसके बाद 5, 3, 5, 1, ये सारे के सारे आर से बिलोंग करते हैं। देख लो अब, क्योंकि जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3 करो तो 2 आएगा। 2 क्या है? क्या है बेटा? 2 आपका एक इवन। ठीक है, 5 - 1 करोगे 4 क्या है? इवन। तो ये आपस में रिलेटेड है। वेरी गुड बेटा आदित्य। यहाँ पे 2 और 4 है तो 2, 4 भी रिलेट करेगा एंड 4, 2 भी रिलेट करेगा, क्योंकि इवन माइनस इवन इवन देता है, ऑड माइनस ऑड इवन देता है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है विवेक, थैंक्स फॉर योर सजेशन। कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब पिंक लिखना है, व्हाइट इज बेटर देन। अब बेटा ये बोला था कि इसका हर एलिमेंट कनेक्ट करेगा, इसका हर एलिमेंट कनेक्ट करेगा, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और 2 क्या 1 के साथ कनेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन। तो आप क्या लिखोगे स्कूल बोर्ड में? ऑड माइनस ऑड करने पे आता है इवन, इवन माइनस इवन करने पे आता है इवन। इसीलिए ए और बी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ए में सारे के सारे क्या है? ऑड, बी में बेटा सारे के सारे क्या है? इवन। इसीलिए ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। बेटा कोई दिक्कत है प्लीज बोलो, अदरवाइज नोट करो क्विकली, फटाफट से नोट कर लो बेटा, और प्लीज पूछो कोई दिक्कत है तो फटाफट से नोट कर लो। ये आपस में चैट करने से क्या मिलता है तुम लोगों को? इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है काम। ठीक है, नोट हो गया? फटाफट से नोट कर लो बेटा क्विकली। कुछ क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, डोंट वरी। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। ठीक है, नोटेड। मीनू बेटा क्या समझ में नहीं आया? बेटा आपको क्या बोला है कि सेट ए का सेट बी से कोई कनेक्शन नहीं करना है। सेट ए में सारे ऑड है बेटा, सेट बी में सारे इवन है, और ऑड और इवन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब ऑड इवन का कनेक्शन नहीं है, क्यों रिलेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि ऑड को ऑड माइनस करने पे इवन आता है बेटा, और इवन को इवन माइनस करने पे इवन आता है। तो ऑड को ऑड करने पे इवन आ रहा है, तो ऑड और इवन तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर हम लोग ऑड और इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? यस बेटा, डिसजॉइंट सेट्स है। एक्सीलेंट अंकिता, बहुत बढ़िया। डिसजॉइंट सेट्स है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फाइन बेटा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन लिख लो, और ये वैसे आपके स्लाइड पे भी है, आपके पास मिल जाएगा ये क्वेश्चन फटाफट से। अगली बार मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या है। बड़े बेटा आगे, यस डिसजॉइंट सबसेट्स है, बिल्कुल बढ़िया से, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, होमवर्क ट्राई करके आना, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करना था हम इक्विवेलेंस क्लास के बाद, ठीक है। क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस दो तरीके से किया गया है बेटा, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। अब एल्जेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, मोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें दो फंक्शंस होते हैं बेटा, कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरा आएगा रैशनल, फिर आएगा इरैशनल, फिर आएगा मॉड्यूलस, फिर आएगा सिग्नम, फिर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर आएगा स्क्वायर रूट, फिर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये मैंने कहा था मैं कराऊंगी, रीजन मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद ट्रांसेंडेंटल में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम 11th में पढ़ चुके, लेकिन मैं रिवाइज कराऊंगी। सेकंड आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम आईटीएफ बोलते हैं बेटा, वो चैप्टर नंबर 2 है बोर्ड का अगला चैप्टर, उसमें मैं पढ़ाऊंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ बिल्कुल बेटा, जुनेद 11th क्लास में मैं इसे क्विकली रिवाइज कराऊंगी बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता था, डोमेन क्या होता था, रेंज क्या होता था, फंक्शन क्या है, ग्राफ क्या है, क्विकली उस पर एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको एक इजीली रिविजन हो पाए, और फिर हम शुरू कर देंगे 1 1 on 2, ठीक है। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन, और नेक्स्ट बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमें कवर करने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। मैं बेटा जो बोलूंगी ना वही नोट करना है, ये सब नोट नहीं, जहां मैं बोलूं उतना नोट करना है, ठीक है, अभी कुछ नहीं। अब बेटा अंजने समझ ले पहले, एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट पावर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एसोसिएटेड विद यूजुअल ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक ब्ला 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 ब्ला। कोई जरूरत नहीं है इतनी लिखने की, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि कोई भी आपके पास ऐसा ऑपरेशन है, ठीक है, ये कुछ फंक्शन दिया है एफ एक्स, वाई हटा देते हो कि हमने वेरिएबल वाई लिया ही नहीं है, ठीक है, 53x मान लो। तो ये जो भी फंक्शन लिखा है ना, तो ऐसे फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और प्लस माइनस हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं क्लास, अलजेब्रिक फंक्शन। समझ आया क्रश, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्रश कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। बेटा अलजेब्रा एक्सप्रेशन पढ़ी थी क्लास 8th में, प्लस माइनस लगा दो, पावर आप लगा दो, कुछ भी, ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूं, एक और फंक्शन ले लो, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, सिंपल। आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल है, प्लस माइनस लगा दी, आपके क्या हो गया बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन, सिंपल। कोई दिक्कत है अलजेब्रिक फंक्शन में, डेफिनेशन कुछ भी हो, ये समझ आ रहा है, बोलो बेटा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बेटा है मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल अगर हमने पढ़ा हो तो मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करता था एक, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका जो टर्म होगी बस वो एक होगी। फॉर एग्जांपल 3x इज अ फंक्शन, खत्म, समझ आया। यहाँ पे एक टर्म होगी और इसको हम लोग फंक्शन कह देंगे सितारा। सितारा मोनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया आपका मोनोमियल फंक्शन, नथिंग इज डिफरेंट। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल जो भी एक्सप्रेशंस को फंक्शन बना दे, सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल हमने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा, बहुत सारी टर्म्स हो जाए, बहुत सारी टर्म्स हो जाए तो उसे हम क्या बोल देते थे, पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, डेफिनेशन नहीं लिखनी है बेटा, मैं बताऊंगी कहाँ पे लिखना है कहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर है, बाकी रियल नंबर्स होने चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। डिफरेंट है, कुछ टफ है क्या, इजी, बढ़ू आगे, ओके। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस में दो कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी है कांस्टेंट फंक्शन जो सीख रहे हैं, दूसरी है आइडेंटिटी फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, भैया एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, हम तो के ही आंसर देंगे, के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल एफ ऑफ एक्स बराबर के, तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर के, एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तब भी के आएगा, के कांस्टेंट है बेटा, के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। एग्जाम्पल अगर मैंने के की वैल्यू ले ली आपसे 7, समझना, तो अगर
ये आपका एफ ऑफ एक्स बराबर 7, तो एफ ऑफ 1 पुट करो तब भी 7 आएगा, एफ ऑफ 2 पुट करो तब भी 7 आएगा, एफ ऑफ -38 पुट करो तब भी 7 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि वेरिएबल कुछ भी हो जाए रेंज में हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स बराबर के में आपकी डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, डोमेन आर है, लेकिन रेंज हमेशा क्या होगी, के होगी, के जो भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया एफ एक्स बराबर के। अगर मैंने बोला एफ एक्स बराबर 7, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, एफ एक्स बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे आप ये 0,7 से पास होगा बेटा। आप x की कुछ भी वैल्यू लो, हमेशा वैल्यू क्या आनी है, 7 आनी है। तो ये ग्राफ हो गया एफ एक्स बराबर 7। आई समझ में, बोलो क्लास, कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है। एफ एक्स बराबर -3 अगर मैं लूंगी तो x कुछ भी लो, वैल्यू -3 ही आनी है, बिल्कुल आर्यन। एफ एक्स बराबर के, तो ये कौन सा भाग, अगर मैंने कहा एफ एक्स बराबर -3, तो ये 0,-3 से पास होगा, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर बेटा, प्लीज बता दो आइडेंटिटी, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन में कोई चैलेंज, क्विक, क्लियर, बोलो बेटा, नोट कर लो इसे, कांस्टेंट फंक्शन से कांस्टेंट डालो और ग्राफ बना के कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, ओके फाइन, नोटेड। ओके बेटा, मॉडल्स पे चलो सितारा, आने वाला है। नेक्स्ट बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का है कि y बराबर x हो जाए, सिंपल। जैसे हम x पुट करें तो x आ जाए, मतलब अगर मैं 1 बोलूं तो 1 आए, अगर मैं x 2 पुट करूं तो 2 आए, अगर मैं x 3 पुट करूं तो 3 आए, अगर मैं x 4 पुट करूं तो 4 आए। जो x की वैल्यू हो वही y की वैल्यू हो जाए, यानी कि जो प्री इमेज है वही इमेज हो जाए। अगर प्री इमेज बराबर इमेज है तो वो फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे अगर मैं से ग्राफ की बात करूं, तो बेटा अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो ये y बराबर x का ग्राफ है, राइट। ये आपका x एक्सेस हो गया बेटा, ये आपका y एक्सेस हो गया। तो जो x है वही y, x वैल्यू 1 तो y 1, x वैल्यू 2 तो y 2, x वैल्यू 3 तो y 3। तो जो x है वही y है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, y बराबर x। ठीक है, आपका ओरिजिन हो गया, तो x1 पे y1, x2 पे बेटा y2, तो इस तरीके से। तो जो y बराबर x में क्या होता है, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो जो इमेज है वही प्री इमेज है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। समझ आ गया, कंफर्टेबल, y बराबर x, बिल्कुल जुनैद। लेकिन यहाँ पर बेटा m जो आपका होगा वो वैल्यू बदल देगा, तो y बराबर mx को जुनैद हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ आया। हाँ, कुछ कुछ सिमेट्रिक होता है, एग्री, पर y बराबर x ही आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, mx को नहीं कह सकते। ठीक बेटा, ओके। अगला रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है, सिंपल, जो रैशनल नंबर हुआ करते थे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है 3x² माइनस 7x बाय 2x प्लस 7, बस दो पॉलिनोमियल को आपस में कर दो डिवाइड। समझना है रैशनल फंक्शन क्या बोलता है, सिंपल सा, क्या आप दो पॉलिनोमियल को मैम डिवाइड कर दो, और हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है सूरज, 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन रैशनल है, अदरवाइज नहीं है। आगे बस समझ में रैशनल फंक्शन क्या है, कंफर्टेबल, इज नॉट एन आइडेंटिटी, बिल्कुल अर्चना, क्लियर, समझ आया, ओके नहीं सब, ओके बेटा दीपाली, थैंक यू। अब आपका चलता है सबसे फिर इरेशनल फंक्शन। इरेशनल क्या, जो रैशनल नहीं है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल एफ एक्स एक फंक्शन जिसमें मैंने लिया 3x रेज टू दी पावर 7/5, तो बस यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर आ गई, रैशनल नहीं है, तो ये इरेशनल है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इरेशनल फंक्शन, नथिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन हो गया और इरेशनल फंक्शन, कोई दिक्कत, बोलो बेटा, कंफर्टेबल, समझ आ रहा है। रिवर्स ए का मतलब बताऊंगी, वर्चुअल अभी तो पढ़ाया नहीं मैंने रिवर्स कुछ भी। ठीक है, तो इरेशनल, कंफर्टेबल। अब आता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है वो जरा देखना। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन को हम रूट एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसा फंक्शन जिसको हम रूट एक्स से डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन।
कभी भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, मैं बताऊंगी बेटा कब नोट करना है, स्वेच्छा जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी बेटा। अभी तक रैशनल इरैशनल फंक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट से शुरू होने वाला है, ठीक है, वो यहां से नोट करना है। तो बेटा अगर रूट एक्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अगर मैं डोमेन की बात करूंगी, तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूंगी, डोमेन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 0 से इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, इंफिनिटी से छोटी होगी, तो उस केस में आपका ये स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। अगर मैं रेंज की बात करूं बेटा, अगर रेंज की बात करूं तो आप बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी? नेगेटिव हो सकता है? इस स्क्वायर रूट का नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्स रियल है, बोलो बेटा, एक्स क्या है? रियल है, तो इसकी वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो रेंज हमेशा क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी। इसीलिए बेटा जो उसकी रेंज होगी वो होगी 0 से इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। आया समझ में? बोलो बेटा। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शाबाश। तो अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाती हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आपका ऐसे बनता है, y बराबर रूट एक्स। ये इसका ग्राफ है। x की वैल्यू 0 पे 0, 4 पे पुट करोगे तो बेटा 2 आएगी, 9 पुट करोगे 3 आएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। बेटा इसको जरा नोट कर लेना, स्क्वायर रूट फंक्शन। बेटा इसको नोट करो जरा। कॉम्प्लेक्स में आएगा केशव, बिल्कुल। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं, मैंने एक्स रियल बोला है बेटा, मैंने आपके एक्स रियल बोला है। इसको क्विकली नोट कर लो। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, ग्राफ बना लो, डोमेन लिख लो, रेंज लिख लो। ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो, ग्राफ बनाओ, डोमेन रेंज लिख लो क्विकली बेटा। 4s प्लस माइनस 2 रूट 4। बेटा हम x की वैल्यू निकालते तेजस्वी तब ऐसे होता है। आज बेटा डीपीपी नहीं सितारा, मैं बताऊंगी रीजन इसका। पहले आप इसको नोट कर लो बेटा कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है। नोटेड? ओके मयंक। अच्छा वेट कर रही हो अभिषेक, फटाफट से नोट कर लो, ठीक है? ओके बच्चों, नोट हो गया। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन, जो बहुत देर से डिमांड में चल रहा है। मैं मॉडुलस नहीं आया अभी तक, मॉडुलस नहीं आया, ठीक है बेटा। मैंने आज डीपीपी नहीं दी है। हाँ बिल्कुल, आर प्लस बोल सकते हैं सुजित, बिल्कुल बढ़िया बेटा। मैंने आज डीपीपी आपको इसलिए नहीं दी है क्योंकि डीपीपी 3 में मॉडुलस के क्वेश्चंस थे और डीपीपी 4 में इसके आगे के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम अगली क्लास में मॉडुलस और मॉडुलस से आगे जब कंटिन्यू करेंगे ना, तब जाके यू विल बी एबल टू डू डीपीपी नंबर 3। इसीलिए आज डीपीपी नहीं दी है। समझ आ गया? ये चीज क्लियर है? क्योंकि बेटा आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो मेरे प्लान में बाद में थे लेकिन मैंने पहले लिए। रीजन, ताकि आप कंफर्ट हो जाओ कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो रही है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? तो बेटा मॉडुलस फंक्शन के बाद मॉडुलस फंक्शन होगा, फिर आपका फ्रैक्शनल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नम है। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मॉडुलस को हम बीच मिड सीजन में नहीं छोड़ सकते। समझ आया? तो मॉडुलस से कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे यहाँ इसके बाद अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास को होमवर्क नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला ही था, ठीक है? कंटिन्यू कर रही हूँ आदित्य, डोंट वरी बेटा। एक क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिया ही था, राइट डाउन होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जरा बेटा होमवर्क नोट कर लो फॉर द नेक्स्ट क्लास। बेटा आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करके आनी है, कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ बेटा, क्लास 12th एनसीईआरटी की, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके आनी है। ये चीज क्लियर है? बोलो बेटा। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में रेडी रखना, मैं ये डिस्कस करूंगी, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं डिस्कस करूंगी। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल बेटा। फ्राइडे के लेक्चर से पहले ये हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के लेक्चर के बाद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को मिलेगा, उसमें फिर आपको एक्सरसाइज 1.2 करने में यू विल बी कंफर्टेबल। क्लियर है? समझ में आ गई? अभी कोई छुट्टी नहीं हुई है बेटा, तो ये आप होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क मिस हो जाता। एक्सरसाइज 1.1 इज योर होमवर्क। नोटेड? समझ में आ गया? ठीक है, नोट हो गया बेटा। तो ये 1.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आना, ठीक है? एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है वो भी आपको करना है बेटा, जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है,
ठीक है, जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नोट कर लो बेटा फटाफट से। नोटेड? एनसीईआरटी क्या होमवर्क है? क्लियर। अब जरा जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उसका मैं हिंट आपको दे देती हूँ। ठीक है, मॉडुलस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम फटाफट से नहीं कर सकते। ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे डोमेन और रेंज तो बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा। नहीं, रहने नहीं देना बेटा विकास, आज ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसमें डोमेन और रेंज की बात करूं, डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं सब लोग? फटाफट से बताओ, डोमेन और रेंज निकाला जा सकता है? y बराबर है 24 माइनस 2x, x और नेचुरल y भी नेचुरल होना चाहिए। तो फटाफट से करते जाओ, आप मुझे खुद ही बताते जाओ बेटा। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 24 माइनस 2 कितनी है? 22। तो ये आपका 1,22 हो गया। नेक्स्ट बेटा x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई? 20, तो 2,20 हो गया। x की वैल्यू बेटा 3 है तो y की वैल्यू आ गई 24 माइनस 6 कितना? 18, तो 3,18। बेटा x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी है? 2 4 जा 8, 24 माइनस 8 कितना? 24 माइनस 8 16, तो 4,16 राइट। उसके बाद बेटा x की वैल्यू कितनी? 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 24 माइनस 10 कितना हो गया आपका? 24 माइनस 10 14, तो ये आपका हो गया 5,14। उसके बाद x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 12, तो आपकी 6,12। कोई दिक्कत? x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 7,10। बेटा x की वैल्यू 8 तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 पुट करोगे, 2 8 16, 24 माइनस 16 8, तो आपका 8,8 आंसर आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया आदेश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद बेटा x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 9 जा 18, 24 माइनस 18 हाउ मच? 24 माइनस 18 क्लास 6, गुड, 9,6। उसके बाद बेटा x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 10,4। x की वैल्यू 11 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 11,2। x की वैल्यू अगर मैंने 12 ले ली तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 नेचुरल नहीं होता तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पॉसिबल वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में डोमेन बोला था, डोमेन फटाफट से बता दो, फटाफट से डोमेन बताओ बेटा। डोमेन के बारे में क्या बताया था? डोमेन क्या होते हैं? सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, क्विकली बताओ, क्विकली। जब तक मैं आपका डाउट स्लाइड देख लेती हूँ, मुझे फटाफट से डोमेन रेंज बता दो क्विकली, कि डोमेन कितनी है, रेंज कितना है। डोमेन क्या कहते थे फर्स्ट एलिमेंट को? क्वेश्चन ने यही पूछा था। रिजेक्टेड व्हाट? 12,10। 12,0 संजना इसलिए नहीं आएगा, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो मुझे बता दो, क्या ये आपका सेट में जब 0 है ही नहीं है तो आंसर नहीं होगा? यस, बहुत बढ़िया, सारे डोमेन बता दिए। रेंज क्या होगी बेटा? रेंज क्या होगी? एक्सीलेंट, डोमेन सबने बता दिया, वेरी गुड। रेंज क्या होगी? रेंज आपके सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं। बहुत बढ़िया, रेंज आ गया, वेरी गुड। 22 20 18 एक्सीलेंट, 16 14। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बता दो बेटा, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? आप खुद से बताओ, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है बेटा? बिल्कुल नहीं है, ना 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है। तो जब ये आपका कोई भी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड नहीं है तो बेटा रिफ्लेक्सिव है नहीं। सिमेट्रिक देख के बताओ, सिमेट्रिक बताओ बेटा, सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होने के लिए a, b है तो b, a होना चाहिए, नहीं है ना? बिल्कुल बढ़िया, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस की बात करें तो है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिव क्लास, ट्रांजिटिव चेक करके बताओ, क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव होने के लिए वेरी गुड आदेश, नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए पूछूं तो a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है और b, c पे अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो a, c होना चाहिए, ऐसा है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ना तो ये इक्वल, ना ये ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्वेश्चन में यही बोला था कि प्रूव करिए, चेक करिए कि वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस और नॉट।
तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ना सिमेट्रिक है ना इक्विवेलेंस है। नोटेड? ओके ठीक है बेटा, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करना फटाफट से, डोमेन रेंज, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो एक्सरसाइज 1.1 इज द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। ठीक है, उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आगे के ग्राफ जो हमें पढ़ने हैं ट्रांजिटिव, सॉरी जो आपको पढ़ने हैं मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक बार क्विकली देख लो कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये पढ़ने वाले हो बेटा मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शनल। मॉड्यूलस से पढ़ना है, ठीक है, इसलिए डीपीपी 2 के अभी कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूलस फंक्शन से कर मत लेना गलती से भी, अभी मना किया हुआ है मैंने, इसलिए मैं डीपीपी 3 आज के लिए नहीं दी है। डीपीपी 3 आपको अगली क्लास के लेक्चर के बाद करनी है। उसके बाद हम ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ, सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपको लॉगरिथमिक पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज 1.2 ऑफ योर एनसीईआरटी आफ्टर 2 लेक्चर्स। क्लियर? ओके ठीक है, तो बेटा नोट हो गया, फाइन, ठीक है अंकिता। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ये प्रूव करना है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ या फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, इसी का क्वेश्चन था। तो अगर डोमेन जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा, शायरी शायरी, ठीक है बेटा पहले इसका फटाफट से बता दो, डोमेन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। बेटा बाय नहीं करके जाना है, क्वेश्चन का आंसर बता के जाना है। अगर मैंने आपसे पूछा इसका डोमेन क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन है, फटाफट से बता दो डोमेन क्या होगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बोलो। बिल्कुल, यानी कि आपका x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन आपको निकालना तो कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बिल्कुल अंश, 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। ओके तो इस तरीके से बेटा ये करना है। अगली क्लास में शुरू करेंगे हम मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। बेटा लास्ट क्लास जाने से पहले एक चीज समझ लो बेटा, मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि आप लोग बेटा क्लास के बीच में ना इस तरीके से काफी कुछ अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी चल रहा है। फर्स्ट डे बेटा क्लास थी, तो मेरा रिक्वेस्ट है जिनकी फर्स्ट क्लास है वो इसके पहले 2 लेक्चर एक बार रिवाइज करके आ जाओ, ठीक है। पहले 2 लेक्चर रिवाइज कर लो बेटा, ताकि यू विल बी कंफर्टेबल, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, कि क्या करना है, ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ जो जो टॉपिक्स पढ़ा है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेटा लास्ट क्लास खत्म करने से पहले मैं 2 लाइंस बोल रही हूँ, ध्यान रखना, और अगली क्लास में अगर इसको फॉलो करते हो ना मेरी बातों को, तो होमवर्क करके भी बैठना, ठीक है। जीवन में बेटा अगर कुछ भी पाना है तो वी नीड टू मेक अ गोल, हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कोई गोल बनाया है तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेटा हमको एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लक्ष्य बनाने के लिए जीवन में आगे बढ़ना है, और उसके लिए जो एक की है ना, दैट इज परिश्रम। परिश्रम ही है चाबी जो दरवाजा खोलने के लिए बनी है, ठीक है। तो जीवन में अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया तो उसको पूरा करने के लिए जो चाबी है, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो परिश्रम से करनी पड़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, जो पिछले लेक्चर्स किए हैं उसको रिवाइज करके आओ, सारे क्वेश्चंस को करके बैठो, एक्सरसाइज 1.1 करके आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में यू ऑल विल बी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच बच्चों इस क्लास को पढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय। भगवान।